So once again, I welcome in the course Irrigation Engineering. So very good morning to all of you. So yesterday we have discussed about the uh, relationship between duty, delta, and base period, and we have also discussed what is base period, what is crop period, and what is core depth, core period, and what is duty and delta. So today I will discuss the duty at various places. Firstly, I will discuss, and then I will discuss the what is gross commanded area, cultivable commanded area, what is the intensity of irrigation, what is the capacity factor, and what is time factor. And after that, with the help of this capacity factor and time factor and this term, how we compute the design discharge for a canal. So let us discuss the duty at various places. So if I see the duty at various places, let us assume this is our river. This is our river, and this is our main canal. Main canal. This is called branch canal. Branch canal. This is major distributary. This is called minor distributary. This is called water course, and from the water course, water is supplied to the irrigation field. This is called our field. This point is called outlet. Outlet, and here it is called. This is called canal head regulator. Head regulator. So if I name it, let us assume this point is A. This point is A. This point is B. This is C. This is called D. This is called point E, and point F. So the control of irrigation department will finish at this point, canal outlet. After that, the entire fully control on the farmers, and from the canal head regulator to the outlet point, the water will be controlled by the irrigation engineering department. So here we can see that the maximum discharge at point F, and due to the some losses, the discharge will be reduced to the point E, D, and C. So if I write the maximum discharge at this point F, so here we can write, if I write the value of discharge, so QA is less than QB, less than QC, QD, QE, एंड सबसे ज्यादा जो डिस्चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपको रिवर से मेन कैनाल में जो वाटर दिया गया है. और ये जो लॉसेस जो होता है, दिस इज द ड्यू टू द लॉस ऑफ, जिस जो लॉस बोला जाता है, जो ये आपका जो डिस्चार्ज की वैल्यू घटती जा रही है, और इस फील्ड में जो आई है डिस्चार्ज वो एफ से बहुत ज्यादा कम है, तो ये जो लॉस हुआ है वो उससे बोला जाता है ट्रांजिट लॉसेस. तो दिस इज ड्यू टू ट्रांजिट लॉसेस. तो जब अगर मैं देखूं कि फील्ड में जो है वो जो रिवर से सप्लाई किया गया है, जो कैनाल, मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, उसी तरह माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, देन वाटर कोर्स, एंड देन वाटर को प्रोवाइड किया गया फील्ड में. तो यहाँ पे एक कंपैरिजन आता है एग्जाम में कि आपकी डिस्चार्ज ड्यूटी की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होगी. तो हम लोग जानते हैं कि ड्यूटी जो होता है, ड्यूटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज, बिकॉज ड्यूटी को हम लोग एक्सप्रेस किस में करते हैं, हेक्टेयर पर क्यूबिक.
सो अगर डिस्चार्ज की वैल्यू जो है वो ए पे कम है, मतलब कि ड्यूटी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, फील्ड पे। तो ड्यूटी की वैल्यू जो होगी मान ए पे सबसे ज्यादा होगी यानी कि फील्ड पे, देन वाटर कोर्स बी, उसके बाद माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, देन मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, उसी तरह आपका फिर ब्रांच कैनाल, फिर मेन कैनाल, और यहाँ से आपका जो इस तरह लिखा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर ड्यूटी जो होगा सबसे ज्यादा क्या होगा, ड्यूटी इज मैक्सिमम एट द फील्ड, फील्ड पे जो होगा वो सबसे ज्यादा ड्यूटी होगी। और जो ड्यूटी जो होगा वो वाटर कोर्स, मतलब कि इस एट द वाटर कोर्स जो जो बोला जाएगा उसको बोला जाता है क्या, जो डिस्चार्ज जो होगा यहाँ पे आउटलेट पे जो होगा उसको बोला जाता है द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज एट हेड ऑफ वाटर कोर्स इज कॉल्ड, is called आउटलेट फैक्टर, डिस्चार्ज आउटलेट फैक्टर या आउटलेट फैक्टर बोला जाता है, डिस्चार्ज एट आउटलेट फैक्टर। यहाँ पे जो होगा हमारा कंट्रोल जो होगा इरिगेशन डिपार्टमेंट का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंट्रोल जो होगा इरिगेशन डिपार्टमेंट का, कंट्रोल ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट विल फिनिश। इसके बाद कंट्रोल जो होगा वाटर का वो फार्मर्स के पास होगा और यहाँ फील्ड पे आपको दिया गया है। तो आपको जैसे भी बोला जाएगा कि कहाँ पर जो आपका जो डिस्चार्ज की वैल्यू बोला जाएगा कि कहाँ पे ज्यादा होगा, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो डिस्चार्ज की वैल्यू होगी वो आपका एफ पे, तब ई, तब डी, सी, और ये सारा पॉइंट को हमने बता दिया है। ठीक है, और उसी तरह जो आपका फिर हमने ड्यूटी को ही बताया है कि कैसे जो है ड्यूटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्चार्ज है। तो ड्यूटी जो सबसे ज्यादा होगी वो कहाँ पे होगी, इस फील्ड में, तब यहाँ पे वाटर कोर्स, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्रांच कैनाल, देन मेन कैनाल। तो इस तरह वेरी करेगा। उसी तरह कुछ डिफिनीशन है जो हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप पहले से बता दें। तो एक टर्म है जिसे बोला जाता है कमांडेड एरिया। कमांडेड एरिया मतलब कि जितना एरिया लैंड का है दैट कैन बी इरिगेटेड बाय ए कैनाल, सो उसे हम बोलते हैं कि कमांडेड एरिया है। उसी तरह दूसरा टर्म जो है वो ग्रॉस कमांडेड एरिया है। ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या है कि टोटल एरिया जो है विच कैन बी इरिगेटेड बाय कैनाल इफ जो हमें वाटर जो है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, और जो अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जितना एरिया को हम लोग इरिगेट कर सकते हैं उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस कमांडेड एरिया है। उसी तरह एक टर्म होता है कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है कि जो कल्चरेबल कमांड एरिया जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द ग्रॉस कमांडेड एरिया, और इस ग्रॉस कमांडेड एरिया में से कुछ सर्टेन पोर्शन हो जो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द सम ऑब्स्ट्रक्शन। लाइक कुछ मान लो कि उस ग्रॉस कमांडेड एरिया में कोई पॉन्ड्स है या कोई बिल्डिंग बनी हुई है या रेलवे लाइंस क्रॉस है या हिल्स है जहां पे हम लोग वाटर नहीं पहुंचा सकते हैं, तो उस एरिया को हम लोग बोलेंगे अनकल्चरेबल एरिया या अनकल्टिवेटेड एरिया। उस एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेट नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा कल्चरेबल एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस कमांडेड एरिया माइनस जो अनकल्चरेबल एरिया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आएगा वो उसे बोला जाएगा कल्चरेबल कमांड एरिया। जैसे कि मान लो कि दिस इज आवर, हमारा जो है वो ये वाला रीजन जो है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो क्या है, हमारा ग्रॉस कमांडेड एरिया का है। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस कमांडेड एरिया। इसमें से कुछ पार्ट जो है सर्टेन पार्ट्स, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे ये क्या, एक रेलवे ट्रैक है कुछ इस तरह कर, यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक है। इसी पोर्शन में क्या है कि एक पॉन्ड है, लेट अस अज्यूम दिस इज आवर पॉन्ड। यहीं पे एक बिल्डिंग है, लेट अस अज्यूम दिस इज आवर बिल्डिंग। ये हमारा पॉन्ड है, ये हमारा बिल्डिंग है। तो क्या होगा कि हमारा जो कल्चरेबल एरिया होगा, जो पूरा ग्रॉस कमांडेड एरिया जो था जिसमें से ये पार्ट और ये वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं जो है अनकल्चरेबल है ड्यू टू द बिल्डिंग हो या पॉन्ड या हमारा रेलवे ट्रैक है, तो उसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द पोर्शन ऑफ जीसीए विच इज कल्चरेबल और कल्टिवेबल। मतलब कि कल्चरेबल कमांड एरिया को क्या लिख सकते हैं, टोटल ग्रॉस कमांडेड एरिया माइनस अनकल्चरेबल, अनकल्टिवेबल
या अनकल्चरेबल एरिया। और ये किसके वजह से जो ये है जो हम लोग कल्चरेबल नहीं है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉन्ड, बिल्डिंग और या तो रेलवे ट्रैक है, उसके वजह से हम लोग इसको, या हिली रीजन में जहाँ पे हम लोग वाटर को नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वो क्या है, अनकल्चरेबल एरिया है या अनकल्टिवेबल एरिया है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या है, दैट इज कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया और उसी तरह फिर कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। अब कल्चरेबल एरिया है उसमें भी कुछ सम ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो पूरा का पूरा जो कल्चरेबल एरिया है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं उस एरिया को, तो वो हमारा कहलाएगा कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। अब कुछ कल्चरेबल में फिर कुछ सम ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है कि वहां पे क्या है, हम लोग इरिगेशन को नहीं पहुंचा सकते, तो वो हमारा हो जाएगा कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। तो यह दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एरिया जो हमने बताया। एक हमने बताया कमांडेड एरिया, ऐसा एरिया जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि ग्रॉस कमांडेड एरिया, कि इतना हमारा जो है अवेलेबल वाटर इतना ज्यादा हो जाए कि पूरा का पूरा जो एरिया है उसको हम लोग इरिगेट कर सके, तो उसे बोला गया ग्रॉस कमांडेड एरिया। उसी तरह फिर कल्चरेबल कमांड एरिया को क्या बताया गया कि इट इज द पोर्शन ऑफ द जीसीए इन विच, क्या है कि उस पोर्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली कल्चरेबल या कल्टीवेबल बना सकते हैं। तो हमारा जो सीसीए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जितना जीसीए है उसमें से अनकल्चरेबल एरिया कौन कौन सा है, तो ये पॉन्ड का जो एरिया लिया होगा, ये बिल्डिंग ने एरिया लिया होगा, और ये जो रेलवे ट्रैक है इसने एरिया लिया होगा। ये मैं जस्ट फॉर एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो इस सारे पोर्शन को अगर मैं जीसीए में से माइनस कर दूं तो वही हमारा दिस पोर्शन जो है, तो हमारा यहाँ पे कल्चरेबल एरिया कौन सा बच गया, तो ये वाला पोर्शन जो है, जो मैं शेडेड कर रहा हूँ रेड पोर्शन से, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कल्चरेबल एरिया। इस पोर्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कल्चरेबल कमांडेड एरिया। उसी तरह एक टर्म होता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है कि परसेंटेज, जो कल्चरेबल एरिया है, परसेंटेज ऑफ द कल्चरेबल कमांडेड एरिया प्रोपोज टू बी इरिगेटेड एनुअली। एनुअली जो है, जैसे मान लो कि दो क्रॉप है, रबी क्रॉप है और जो है आपका दूसरा जो है आपका खरीफ क्रॉप है। तो रबी क्रॉप में मान लीजिए कि इंटेंसिटी ऑफ एरिया जो है, मान लो कि दो क्रॉप है हमारे पास, एक क्रॉप जो है वो एग्जाम्पल अगर इसका लिया जाए तो एक रबी क्रॉप है और दूसरा जो है हमारा खरीफ है। और इसका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो है, वो मान लो कि लेट अस अज्यूम दिस इज 60% और दिस इज अज्यूम 50% खरीफ का है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो जो एनुअली इसे निकाला जाता है, जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगा, तो मान लो कि जितना कल्चरेबल एरिया है, मान लो कि 5000 जो है हमारा कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, तो रबी के लिए जो यूज होगा वो कितना, 5000 इंटू 60/100। उसी तरह खरीफ के लिए कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 50/100, मतलब कि 2500 हेक्टेयर जो एरिया है वो यूज करेंगे हम लोग खरीफ के लिए, और रबी के लिए जो करेंगे 5000 इंटू 60% जितना भी वैल्यू है वो हम लोग करेंगे। तो ये एनुअली जो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकाला जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन एनुअली जो होगा वो क्या होगा, अगर इसका पूछा जाए कि ओवरऑल इंटेंसिटी क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू 60 + 50। जो आपका जो एनुअली अगर पूछा जाए इस एग्जांपल पे, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल जो लिया है कि व्हाट इज द एनुअली जो होगा इसका कितना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 60 + 50 मींस 110%। सो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कैन बी ग्रेटर देन 100%। इसमें कोई ऐसा नहीं कि 100% से ज्यादा नहीं होना सही। सो एनुअली जो होगा दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, आपका जो भी क्रॉप होगा, लेट अस अज्यूम रबी प्लस इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन खरीफ, प्लस और भी अगर जैद है तो उसको भी हम लोग जोड़ देंगे, तो इससे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होगा, जितना भी इंटेंसिटी दिया रहेगा उसका जो है इतना ही % हम लोग यूज कर सकते हैं। किसके लिए, इस क्रॉप के लिए, रबी क्रॉप के लिए। मान लो कि कल्चरेबल एरिया जो मैंने बताया कि आपका 5000 है, तो 5000 का 60% जो है हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, रबी क्रॉप के लिए यूज करेंगे, और फिर उसी में 50% जो एरिया है उसका हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, दैट इज फॉर द खरीफ। सो एनुअली जो इसको रिपोर्ट किया जाता है, तो इसी को मैंने लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द कल्चरेबल कमांड एरिया प्रोपोज टू बी इरिगेटेड एनुअली। एनुअली जो होगा वो होगा। और ओवरऑल अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दैट इज इक्वल टू 110%। उसी तरह एक टर्म होता है क्रॉप रेशियो। क्रॉप रेशियो क्या होता है, सो इट इज डिफाइंड एज the
रेशियो ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया अंडर रबी क्रॉप टू कल्चरेबल कमांडेड एरिया फॉर खरीफ क्रॉप। क्रॉप रेशियो को अगर लिखा जाए, क्रॉप रेशियो तो क्या हो जाएगा, कल्चरेबल कमांडेड एरिया फॉर दी रबी क्रॉप डिवाइडेड बाई कल्चरेबल कमांडेड एरिया फॉर खरीफ क्रॉप। यही हमारा क्या होगा, इंटेंस क्रॉप रेशियो होगा। कितना एरिया हमने यूज किया है रबी के लिए और कितना इसको के लिए यूज किया है खरीफ के लिए। तो इसीलिए इसको बोला जाता है खरीफ रबी क्रॉप फैक्टर भी एक बोला जाता है या क्रॉप रेशियो भी बोला जाता है। उसी तरह एक टर्म है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, तो कैपेसिटी फैक्टर जो है इट इज द रेशियो ऑफ मीन डिस्चार्ज या एवरेज डिस्चार्ज टू दी मैक्सिमम डिस्चार्ज इन ए कैनाल, या जो आपका है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटी फैक्टर को अगर हम लोग लिखें कैपेसिटी फैक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि उसमें कितना एवरेज डिस्चार्ज आया है। सो क्यू अगर इसको लिखा जाए तो दैट इज इक्वल टू आपका एवरेज डिस्चार्ज। तो एवरेज डिस्चार्ज कितना है, इसको अगर हम लोग लिखे तो क्यू एवरेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिस्चार्ज या फुल सप्लाई के लिए फुल सप्लाई डिस्चार्ज कितना है, उसी को बोला जाएगा कैपेसिटी फैक्टर। उसी तरह एक टर्म है जिसको बोला जाता है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या है कि एक्चुअली क्या है कि कैनाल को जो है वो कितने समय के लिए रन किया गया है एक्चुअली, और ये एक्चुअली कितना रन होना चाहिए था। मान लो कि हमें 10 दिन के लिए इरिगेट करना था, 10 दिन जो है 10 डेज हमें कैनाल चलाना था, लेकिन हमने 5 डेज ही चलाया है। तो वो उसी के रेशियो को जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टाइम फैक्टर। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज कैनाल एक्चुअली रन टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड। मान लो कि जैसे कि यहाँ एक हमने जैसे एग्जांपल लिया है कि लेट अस अज्यूम दिस इज आवर एक जो कैनाल को रन होना था वो कितने बेस पीरियड के लिए, हमने मान लिया है कि ये 100 डेज के लिए रन होना था, और इस 100 डेज में हमारा जो डिस्चार्ज जो आना चाहिए था वो कितना है, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन हमने कैनाल को चलाया है कितना दिन के लिए, 50 डेज के लिए ही चलाया है। तो जब 50 डेज के लिए चलाया तो डिस्चार्ज की वैल्यू को क्या करना होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्चार्ज, अरे वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू टी। तो Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो हमने टाइम को अगर घटा दिया तो डिस्चार्ज जो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो या तो अगर इस तरह हम लिखे कि नंबर ऑफ डेज कैनाल एक्चुअली रन टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड, होना चाहिए था इतना, लेकिन हमारे रन कितना दिन के लिए कराया है, 50 डेज के लिए। या टाइम फैक्टर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टाइम फैक्टर दैट इज इक्वल टू हमने चलाया है कितने दिन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम फैक्टर को लिखा जाए अगर तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा डिजाइन है क्यू मैक्स मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए डिवाइडेड बाय क्यू डिजाइन, यही तो लिख सकते हैं टाइम फैक्टर को। बोलो टाइम फैक्टर जो है ये क्या लिख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्चार्ज जो आया था और जो डिजाइन हमारा है वो। तो यहाँ से अगर हम लोग टाइम फैक्टर को अगर दूसरे तरीके से भी लिखे तो टाइम फैक्टर को हमने क्या लिखा है कि क्यू जो है वो क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू डिजाइन, मैक्सिमम कितना होना चाहिए और डिवाइडेड बाय डिजाइन डिस्चार्ज कितना है कैनाल का। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू डिजाइन जो होगा, क्यू डिजाइन उसको क्या लिख सकते हैं, क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय टाइम फैक्टर। और क्यू डिजाइन को और क्या हम लोग अगर दोनों के टर्म में, तो हमने अभी यहाँ पे देखो ये कैपेसिटी फैक्टर क्या है, कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्यू एवरेज बाय क्यू मैक्स। तो यहाँ से क्यू मैक्स क्या लिख सकते हैं, क्यू एवरेज बाई कैपेसिटी फैक्टर। तो क्यू मैक्स के जगह पे हमने क्या लिख दिया, क्यू एवरेज डिवाइडेड बाई कैपेसिटी फैक्टर इनटू टाइम फैक्टर। तो यही आपका मेन फॉर्मूला है जो हमें डिराइव करना था कि जो डिस्चार्ज जो होगा, डिजाइन डिस्चार्ज जो होगा किसी भी डिजाइन कैनाल के लिए, उसकी वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू एवरेज डिस्चार्ज जो है डिवाइडेड बाय कैपेसिटी फैक्टर इनटू टाइम फैक्टर। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो अगर इसका अगर पूरा का पूरा स्टेप्स अगर हम लोग डिजाइन प्रोसीजर लिखे तो डिजाइन प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर टू डिटरमाइन द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ कैनाल। तो पहला तो आपका स्टेप है, अगर स्टेप 1 की बात की जाए तो स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले आपको ग्रॉस कमांडेड एरिया निकालना है।
ग्रॉस कमांडेड एरिया, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि कल्चरेबल कमांड एरिया निकाल लीजिए आप। कंप्यूट कल्चरेबल कमांड एरिया, तो कल्चरेबल कमांड एरिया क्या हो जाएगा, ग्रॉस कमांडेड एरिया माइनस अनकल्चरेबल एरिया। या तो आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, और मान लो कि दिया रहेगा कि हाँ जो कल्चरेबल कमांड एरिया है दैट इज 80% ऑफ द ग्रॉस कमांडेड एरिया। तो कल्चरेबल कमांडेड एरिया लेट अस एज्यूम 80%, मतलब कि 0.8 टाइम्स जीसीए, ये हमने एज्यूम किया है 80%। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ ये वैल्यू है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ से हमने कल्चरेबल कमांड एरिया निकाल दिया है। उसके बाद क्या रहेगा कि आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप अगर दिया हुआ है, मान लो कि ये पहला क्रॉप का आपका टाइप दिया हुआ है और उसकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन परसेंटेज में, और उसी तरह बेस पीरियड फिर दिया हुआ है आपका सारे अलग अलग क्रॉप्स का। लेट अस अज्यूम दिस इज बेस पीरियड आपका दिया हुआ है, और फिर उसकी डेल्टा की वैल्यू दी हुई है। डेल्टा आपको मान लो कि सेंटीमीटर में डेल्टा की वैल्यू भी दी हुई है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है वो कौन कौन सा है हमने पढ़ा है, तो रबी, खरीफ, ज़ैद और पेरेनियल। लेट अस अज्यूम कि यहाँ जो रबी खरीफ है उसकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को हमने डिनोट किया है कि लेट अस आर। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन खरीफ का जो है वो के, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को हमने जेड से डिनोट किया है, जेड फॉर जेड, और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर पेरेनियल को पी से हमने डिनोट किया है। उसी तरह बेस पीरियड को हमने मान लिया है कि दिस इज बी आर, बी के, बी जेड और बीपी। उसी तरह डेल्टा की वैल्यू आपकी दी हुई है, डेल्टा आर, डेल्टा के, डेल्टा जेड और डेल्टा पी। तो ये सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब हमें इसमें जो है वो कैनाल की जो है डिजाइन कैपेसिटी हमें निकालना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि इंटेंसिटी दी हुई है, तो कल्चरेबल कमांड एरिया में से रबी के लिए कितना यूज होगा, तो आप तो सबसे पहले एरिया निकाल लो। स्टेप थर्ड जो आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड कंप्यूट एरिया। आप एरिया निकाल लो तो क्या हो जाएगा, अगर रबी के लिए हम लोग यूज करें तो ए आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन किसका, रबी क्रॉप का, इंटू कल्चरेबल कमांड एरिया। उसी तरह सिमिलरली हम लोग खरीफ का कैसे निकाल लेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन खरीफ का दिया हुआ है इंटू कल्चरेबल कमांड एरिया। उसी तरह अगर हमें जैद का निकालना है तो एजेड भी हम लोग निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जैद का इंटू कल्चरेबल कमांड एरिया। और इसी तरह एरिया हम जो है पेरेनियल क्रॉप का निकालना है तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पेरेनियल क्रॉप्स इनटू कल्चरेबल कमांडेड एरिया। जैसे हमने एरिया निकाल लिया है तो अब हमारे पास क्या है, आप ड्यूटी भी तो निकाल सकते हो ना। जब आपके पास डेल्टा और बी की वैल्यू दी हुई है कंप्यूट, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, ड्यूटी निकाल लीजिए। स्टेप 4 दैट इज ड्यूटी, कंप्यूट ड्यूटी। तो ड्यूटी कैसे निकाल लेंगे, तो ड्यूटी जो है एक काम मैं निकाल के ड्यूटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 864, अगर डेल्टा हमने सेंटीमीटर में लिया है तो 864 बी डिवाइडेड बाई डेल्टा किसका, रबी क्रॉप का। और यहाँ पे हमने लिख दिया है कि डेल्टा जो है डेल्टा इन सेंटीमीटर। सिमिलरली हम लोग किसका भी निकाल सकते हैं, तो सारे क्रॉप का सिमिलरली वी कैन कंप्यूट द ड्यूटी ऑफ खरीफ, ड्यूटी ऑफ जेड एंड ड्यूटी ऑफ पेरेनियल क्रॉप का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे वंस वी हैव कंप्यूटेड द ड्यूटी, तो हम लोग डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं। एवरेज डिस्चार्ज कैसे, तो हमारे पास एरिया है और हमारे पास ड्यूटी है, तो स्टेप जो 5 में होगा, स्टेप 5 कंप्यूट द एवरेज डिस्चार्ज। आप एवरेज डिस्चार्ज कैसे निकालोगे, तो मैंने मान लिया कि एवरेज डिस्चार्ज जो है वो जो है आपने क्यू एवरेज किसका, तो रबी क्रॉप का। रबी क्रॉप का क्या है, तो एरिया ऑफ द रबी क्रॉप डिवाइडेड बाय ड्यूटी ऑफ द रबी क्रॉप। बोलो, हेक्टेयर पर क्यूबिक। सिमिलरली हम लोग क्या एवरेज डिस्चार्ज किसका निकाल लेंगे, एवरेज डिस्चार्ज हम लोग किसका निकाल सकते हैं, खरीफ क्रॉप का भी निकाल सकते हैं। एवरेज डिस्चार्ज हम लोग किसका निकाल सकते हैं, ज़ैद क्रॉप का भी निकाल सकते हैं। एवरेज डिस्चार्ज हम लोग पेरेनियल क्रॉप का भी निकाल सकते हैं। तो ये सारा हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जो एवरेज डिस्चार्ज हो गया तो आपका जो है, जो आपको
आपके पास जो है अलग अलग डिस्चार्ज आया है कॉम्बिनेशन में, तो आपका जो एवरेज डिस्चार्ज होगा, फाइनल जो होगा आपका एवरेज डिस्चार्ज फॉर द कैनाल, सो ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ। अब आप देखो यहाँ पे जो रबी क्रॉप है वो तो कुछ सर्टेन पीरियड्स के लिए है एक ईयर में, आपका खरीफ क्रॉप भी है वो भी कुछ पीरियड्स के लिए है, और जेड क्रॉप है वो भी कुछ पीरियड्स के लिए, लेकिन जो आप पेरेनियल क्रॉप है लगभग पूरा का पूरा साल लेता है वो, मैंने पहले ही बोला कि इसका बेस पीरियड जो है वो 300 डेज है। तो आप इसके लिए तो डिस्चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, एडिशनली उसके साथ क्या होगा, पेरेनियल क्रॉप भी होगा, तो ये इसीलिए हमने बोला कि 3 कॉम्बिनेशन जो होगा उसमें से जो मैक्सिमम होगा, तो हमने क्या बोला कि क्यू जो है आपका एवरेज वैल्यू रबी क्रॉप प्लस क्यू एवरेज जो है आपका पेरेनियल क्रॉप, या तो आपका क्यू एवरेज किसका, खरीफ क्रॉप प्लस आपका क्यू एवरेज जो पेरेनियल क्रॉप है, या क्यू एवरेज जो है आपका जेड क्रॉप प्लस क्यू एवरेज जो है आपका पेरेनियल क्रॉप है। जो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही आपका जो है वो एवरेज डिस्चार्ज हो गया आपका कैनाल के लिए। तो यहाँ पे आपका पेरेनियल क्रॉप, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आया है, तो इस तीनों कॉम्बिनेशन को आपको लेना है। क्यों यहाँ पे, उसका कारण भी मैंने बताया कि जो आपका पेरेनियल क्रॉप अगर दिया हुआ है तो पेरेनियल क्रॉप में क्या होगा कि वो तो पूरा लगभग जो है आप अगर देखा जाए, मान लो कि ये कुछ इस तरह है, ये है, तो यहां से यहां तक मान लो कि ये जो है हमारा रबी क्रॉप है, और फिर यहां से यहां तक खरीफ है, और फिर जैद है, दिस इज जैद। लेकिन आपका पूरे के पूरे ड्यूरेशन के लिए, ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन के लिए तो ये क्या है आपका, ये पेरेनियल क्रॉप है आपका, पेरेनियल क्रॉप। तो आप इसके लिए रबी के लिए तो जो डिस्चार्ज दे रहे हो, तो ये सिर्फ अगर इसी डिस्चार्ज के लिए आप डिजाइन कर दोगे तो यहाँ पे तो ये पेरेनियल क्रॉप भी तो ले रहा है वो डिस्चार्ज सेम टाइम पे। अगर ये आप सिर्फ खरीफ के लिए दे रहे हो, या तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू दे दिए, तो आपका तो डिस्चार्ज की वैल्यू घट जाएगी ना। इसीलिए मैंने बोला है कि पेरेनियल क्रॉप अगर दिया रहा है तो उसका जो बेस पीरियड है लगभग जो होता है वो, इसकी बेस पीरियड की बात की जाए तो ग्रेटर देन 300 डेज। सो ये क्या होगा कि आपने रबी का भी कंसीडर किया डिस्चार्ज प्लस पेरेनियल का, आपने कॉम्बिनेशन बना लिया, आपने 3 कॉम्बिनेशन बना लिया। एक तो आपका ये जैद का हो गया, जैद के साथ भी पेरेनियल आ रहा है, आपका खरीफ के साथ भी आपका पेरेनियल क्रॉप आ रहा है, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हमने बना लिया। तो क्या क्यू आर प्लस आपका जो रबी है तो क्यू आर प्लस क्यू पी, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, क्यू के प्लस क्यू पी, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, क्यू जेड प्लस क्यू पी। अब तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू होगा, आपको वही कंसीडर करना है, वही आपका एवरेज डिस्चार्ज होगा। तो वही चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि एवरेज डिस्चार्ज होगा once you have computed the individually average discharge for the रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप और पेरेनियल क्रॉप। सो कॉम्बिनेशन जो आपको इस तरह कुछ बनाना है कि आपका सम ऑफ रबी क्रॉप प्लस पेरेनियल, अगर पेरेनियल है तब, अगर मान लो कि पेरेनियल नहीं रहता, 2 ही क्रॉप होता, अगर मान लो कि 2 अलग अलग क्रॉप है, 2 अलग सीजन के क्रॉप्स हैं, मान लो कि या 3 सीजन के क्रॉप है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। मान लो कि रबी और खरीफ होता, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे नोट लगाए, एक अगर नोट लिख दे, नोट अगर यहाँ पे अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, पहला कि इफ two crops are different सीजन, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एवरेज डिस्चार्ज जो होगा, एवरेज डिस्चार्ज जो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ दीज 2। लेकिन अगर सेम क्रॉप सेम सीजन का है, अगर दोनों क्रॉप जो है वो सेम सीजन का है, अगर दूसरा अगर नोट को लिखा जाएगा दूसरे पॉइंट को, तो इफ 2 क्रॉप्स आर सेम सीजन, इफ 2 क्रॉप्स आर ऑफ सेम सीजन, एक ही सीजन का है, मान लो कि 2 रबी क्रॉप है, या 2 अलग दो खरीफ क्रॉप है, या 2 जैद क्रॉप है, तो वहां पे जो आपका एवरेज डिस्चार्ज होगा, एवरेज डिस्चार्ज दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, Q1 प्लस Q2। मान लो कि इसका एक क्रॉप का जो एवरेज डिस्चार्ज आया है Q1 और दूसरे का जो आया है वो Q2, तो वहां पे Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पेरेनियल क्रॉप नहीं है, पेरेनियल क्रॉप हमने नहीं लिया है, तब पेरेनियल क्रॉप हमने नहीं लिया है, पेरेनियल क्रॉप लोगे तो इसका सम और प्लस जो आपका पेरेनियल है वो तीनों का सम हो जाएगा। मान लो कि जैसे आपका 2 रबी क्रॉप है R1 और R2, तो QR1 प्लस QR2 अगर सेम सीजन का है प्लस पेरेनियल। समझ में आ रहा है सबको कैसे लेना है आपको कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगला स्टेप जो है आपका, जैसे वंस यू हैव कंप्यूटेड द एवरेज डिस्चार्ज, तो एवरेज डिस्चार्ज के बाद क्या आपको डिजाइन डिस्चार्ज निकालना है।
डिजाइन। तो स्टेप 7 जो है आपका डिजाइन डिस्चार्ज। डिजाइन डिस्चार्ज क्या है? तो अभी हमने एक्सप्रेशन डिजाइन डिस्चार्ज का निकाला था क्या? तो क्यू डिजाइन दैट इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? तो आपने यहां से क्यू एवरेज निकाल लिया है, तो क्यू एवरेज डिवाइडेड बाई, हमने बताया था कि कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इनटू टाइम फैक्टर। तो ये आपका जो है डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द कैनाल। आपको इसी डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करना है कैनाल को। अब इसी में अगर स्पेशल केस अगर कुछ सम लॉसेस भी दिया हुआ है, स्टेप एट इफ कैनाल लॉसेस एंड if canal losses and field losses are given so यहां से क्या हो जाएगा आपका डिजाइन डिस्चार्ज हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, आपने डिजाइन डिस्चार्ज तो निकाल ही लिया है, तो आपका जो होगा कि आपका फाइनल जो होगा आपका क्या होगा? फाइनल डिस्चार्ज जो हो जाएगा, फाइनल डिस्चार्ज जो आपको डिजाइन करना है दैट इज इक्वल टू क्यू डिजाइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस कैनाल लॉसेस को हमने CL लिखा है 1 माइनस CL इंटू 1 माइनस फील्ड लॉसेस को FL। तो यहां से हो जाएगा, यहां पे CL जो है वो क्या है? कैनाल लॉसेस, और FL जो है वो क्या है? फील्ड लॉसेस। लेट अस अज्यूम कि एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि कैनाल लॉसेस दिया हुआ है, मान लो कि आपका कैनाल लॉसेस जो है वो कितना है? 20% है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई कैनाल की? 1 माइनस 100 माइनस मतलब 80%। तो वही चीज तो है यहाँ पे, इफिशियंसी ऑफ द कैनाल लॉसेस जो है वो कितना हमने लिख दिया? 80%। उसी तरह फील्ड लॉसेस जो है वो मान लो कि 15% है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ द फील्ड लॉसेस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15 मतलब कि आपका 85%। उसी चीज को तो हमने यूज कर लिया है, 1 माइनस 0.8 इंटू 1 माइनस। तो यहाँ पे या तो फाइनल डिस्चार्ज या जो रिपोर्ट करेंगे हम लोग वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो या तो इफिशियंसी लिख दे, अगर यहाँ पे इफिशियंसी, तो अगर यहाँ पे जो हमारा जो होगा फाइनल डिस्चार्ज जो होगा, फाइनल डिस्चार्ज फॉर द कैनाल डिजाइन, सो आपका जो डिस्चार्ज की वैल्यू जो होगी क्यू की वैल्यू दैट इज क्यू डिजाइन डिवाइडेड बाई इफिशियंसी ऑफ द कैनाल लॉसेस इंटू इफिशियंसी ऑफ द फील्ड लॉसेस। कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो 1 माइनस करके भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर। हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो कल्चरेबल ग्रॉस कमांडेड एरिया दिया हुआ है, वहां से आप कल्चरेबल कमांडेड एरिया निकाल लो। जैसे आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दी हुई है अलग अलग क्रॉप्स की, तो आप सबसे पहले अलग अलग क्रॉप का आप कितना यूज करना है एरिया वो निकाल लीजिए, और वहीं से आप लोग ड्यूटी भी निकाल लो अगर डेल्टा और बेस पीरियड दिया हुआ है। तो जैसे आपने ड्यूटी निकाल लिया है, एरिया निकाल लिया है इंडिविजुअल क्रॉप्स की, तो वहां से आपने क्या एवरेज डिस्चार्ज आपको निकाल लेना है। एवरेज डिस्चार्ज आपने निकाल लिया क्या? एरिया डिवाइडेड बाई ड्यूटी करके। जैसे आपने एवरेज डिस्चार्ज अलग अलग क्रॉप्स का निकाला है, अगर उसमें पेरेनियल क्रॉप्स भी है तो आपने कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह बनाना है कि मान लो कि रबी क्रॉप्स के लिए डिस्चार्ज जो आया है वो QR, खरीफ क्रॉप के लिए जो एवरेज डिस्चार्ज आया है दैट इज QK, और जैद के लिए जो आया है वो QZ। और पेरेनियल क्रॉप है, पेरेनियल क्रॉप मतलब कि वो सालों भर वो रहेगा, मतलब कि उसके डिस्चार्ज को तो आपको देना ही, एडिशनली अलग जो दूसरा क्रॉप उसके साथ साइमल्टेनियसली जो शोइंग किया गया है, तो वो कॉम्बिनेशन आपको कुछ इस तरह बनाना है कि QZ प्लस QK, QZ प्लस QR और QZ प्लस QP प्लस QZ। पहला कॉम्बिनेशन जो है जो मैंने बताया कि Q जो आपका डिस्चार्ज फॉर द पेरेनियल प्लस डिस्चार्ज फॉर द रबी क्रॉप, डिस्चार्ज फॉर द पेरेनियल क्रॉप प्लस डिस्चार्ज फॉर द ज़ैद क्रॉप्स, डिस्चार्ज फॉर द पेरेनियल क्रॉप प्लस डिस्चार्ज फॉर द खरीफ क्रॉप। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसे ही हमें मैक्सिमम वैल्यू, वही हमारा जो होगा एवरेज डिस्चार्ज होगा। अगर उसमें मैंने फिर नोट बताया कि अगर मान लो कि पेरेनियल क्रॉप नहीं है, अगर दो क्रॉप्स है, दो क्रॉप्स इस तरह लिया गया है कि दोनों जो है वो आपका सेम सीजन का है, तो सेम सीजन का है तो आपको क्या होगा कि आपको जो डिस्चार्ज जो होगा एवरेज डिस्चार्ज दैट इज द सम ऑफ Q1 प्लस Q2। अगर अलग अलग दो सीजन के हैं तो मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद आपको क्या डिजाइन डिस्चार्ज निकाल लो। अगर कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर दिया हुआ है तो एवरेज डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी फैक्टर इनटू टाइम फैक्टर, और उसके बाद आपका जो फाइनल डिस्चार्ज होगा अगर सम कैनाल लॉसेज और फील्ड लॉसेज दिया हुआ है तो 1 माइनस कैनाल लॉसेज, या इफिशियंसी के टर्म में लिखना है तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? तो कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, A filled channel has cultivable command area of 2000 hectare. The intensity of irrigation for gram and wheat
आपका जो है ग्राम और वीट जो है आर 30% एंड 50% रेस्पेक्टिवली. ग्राम हैज कोर पीरियड ऑफ 18 days, कोर डेप्थ 12 centimeter, while wheat has 18 days and 15 centimeter. The discharge required in the field channel to supply water to the commanded area during core period. आपको core period ही आपको निकालना है. सबसे पहले मैंने पहले ही बोला है कि जो आपका क्रॉप दिया है वो आपको पहचान में आना चाहिए. तो ये ग्राम और वीट जो है किस तरह क्रॉप है, बोलिए. आपके पास जो दिया हुआ है दो क्रॉप्स जो है जो किया गया है, दैट इज वन इज ग्राम एंड सेकेंड वन इज वीट. ये किस तरह के क्रॉप हैं? रबी क्रॉप. हाँ, रबी क्रॉप है ये. अब देखो सेम ही क्रॉप है तो जो यहाँ पे जो डिजाइन डिस्चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, या एवरेज डिस्चार्ज होगा, अलग अलग दोनों का निकाले और दोनों का क्या हो जाएगा. मैंने बोला कि टू क्रॉप्स आर सेम सीजन तो क्या हो जाएगा, जो आपका एवरेज डिस्चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्चार्ज. तो ग्राम के लिए जो है वो आपका सबसे पहले तो आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है. तो आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अगर लिखा जाए तो ग्राम के लिए कितना है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, 30%. और इसके लिए वीट के लिए जो है वो कितना है, 50%. उसी तरह आपका जो है कोर पीरियड जो है, कोर पीरियड वो कितना है, कोर पीरियड जो है आपके ग्राम के लिए जो है वो 18 days, और फॉर जो आपका कोर डेप्थ जो है यहाँ पे, कोर डेप्थ वो है आपका 12 सेंटीमीटर. वाइल वीट हैज, ये भी 18 days है, 18 days, और आपका इसका कोर डेप्थ जो है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर. तो हमें डिस्चार्ज निकालना है. तो सबसे पहले तो एरिया निकाल लो अलग अलग. तो 4 ग्राम आपका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया फॉर द ग्राम. तो कल्चरेबल कमांड एरिया है इनटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 2000. कितना हो गया ये वैल्यू, बोलिए, 600 हेक्टेयर. तो यहां से आप क्या है, आप सबसे पहले तो इसका क्या निकाल लो, ड्यूटी निकाल लो. तो ड्यूटी क्या हो जाएगा, ड्यूटी फॉर द ग्राम, सो दैट इज इक्वल टू 864 बी बाई डेल्टा. तो यहां से क्या हो जाएगा 864. आपका जो यहाँ पे कोर पीरियड दिया हुआ है कितना, 18 days, तो 18 डिवाइडेड बाई कोर डेप्थ जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. हमने 12 सेंटीमीटर में लिया है, अगर मीटर में लेते तो 8.64. देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए इसकी वैल्यू को बताइए कितना आ रहा है, 1296. कितना, 1296 पॉइंट एग्जैक्टली यही आ रहा है. यस. हाँ, हेक्टेयर पर क्यूमेक. तो यहां से डिस्चार्ज निकाल लीजिए ग्राम का, क्या हो जाएगा डिस्चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा एजी डिवाइडेड बाई आपका ड्यूटी जो है वो, तो एजी कितना है 600 डिवाइडेड बाई 1296. ये कितनी हो गई वैल्यू, देखो 0.46. कितना आ गया, 0.46 मीटर क्यूब पर सेकेंड. उसी तरह अगर मैं इसके लिए निकाल लूं फॉर वीट के लिए, तो वीट के लिए कितना हो जाएगा, वीट के लिए जो हो जाएगा आपका, तो यहाँ से देखो वीट के लिए जो हो जाएगा, सबसे पहले तो एरिया निकाल लीजिए वीट का. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 50%, सो 50% इंटू 2000 मतलब 0.5 इंटू 2000, तो ये हो गया 1000 हेक्टेयर. उसी तरह ड्यूटी निकालनी है अगर वीट के लिए, तो ड्यूटी कितनी हो जाएगी 864 पी बाई डेल्टा. तो यहाँ से कितना हो जाएगा 864. आपका इसका कोर पीरियड कितना है, सो कोर पीरियड जो है इसका जो है 18 days ही है, तो 18 डिवाइडेड बाई आपकी जो यहाँ पे कोर डेप्थ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, सो 15. टेल मी द वैल्यू, ये वैल्यू कितना आ रहा है 1036.8 1036.8 हेक्टेयर पर क्यूबिक. तो यहाँ से फिर हम लोग यहाँ डिस्चार्ज वीट का भी निकाल लेंगे, वो कितना हो गया, तो दैट इज इक्वल टू AW डिवाइडेड बाई DW. तो यहाँ से कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 1036.8. कितना आ गया ये वैल्यू, 0.96. 0.96. यस.
मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो आपका जो टोटल डिस्चार्ज जो है यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, सेम क्रॉप है, दोनों रबी क्रॉप्स हैं, तो क्या हो जाएगा आपका द डिस्चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ, तो डिस्चार्ज निकाल लीजिए, टोटल डिस्चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, जो टोटल डिस्चार्ज है यहाँ पे, तो डिस्चार्ज की वैल्यू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ग्राम प्लस वीट। तो ये कितना हो गया, ग्राम की जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0.46, तो 0.46 प्लस यहाँ पे है जो वैल्यू वो कितना हमने निकाला है वीट के लिए, दैट इज 0.96, 0.96, 1.42 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर यहीं पे दोनों क्रॉप अलग अलग होता है, एक रबी का होता है, एक दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, खरीफ क्रॉप होता है या जैद क्रॉप होता है, तो हमें क्या लेना होता है, फिर मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ता है, मैक्सिमम ऑफ दिस टू। यहीं पे अगर पेरेनियल क्रॉप भी होता तब हम फिर कॉम्बिनेशन बनाते, क्यूपी प्लस क्यू रबी, क्यूपी प्लस क्यू खरीफ, और वहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे जो है आपका कुछ कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर की वैल्यू नहीं है, तो मतलब कि उसको 1 ले लिया गया है, तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज भी होगा वही हो गया आपका आंसर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है यहाँ पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ए कैनाल इरिगेट्स ए पोर्शन ऑफ ए कल्चरेबल कमांड एरिया टू ग्रो शुगर केन एंड व्हीट। अब एक जो है शुगर केन क्या है हमारा, पेरेनियल क्रॉप है, और व्हीट, व्हीट क्या है हमारा, रबी क्रॉप है। द एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायर्ड टू ग्रो शुगर केन एंड व्हीट आर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे डायरेक्टली डिस्चार्ज दे दिया है आपका, क्या क्या है, तो आपका शुगर केन का जो डिस्चार्ज है, शुगर केन उसकी डिस्चार्ज कितनी है, दैट इज इक्वल टू 0.36 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो आपका व्हीट का जो है, व्हीट दैट इज इक्वल टू आपका 0.27 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द टाइम फैक्टर गिवन, यहाँ पे टाइम फैक्टर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम फैक्टर जो है, टाइम फैक्टर दैट इज इक्वल टू, टाइम फैक्टर जो है वो 0.9 है, टाइम फैक्टर इज 0.9। सबसे पहले तो बताइए एवरेज डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, एवरेज डिस्चार्ज, तो यहाँ पे तो एक ही कॉम्बिनेशन है ना, एवरेज डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, तो आपका पेरेनियल क्रॉप का जो हो जाएगा, जो क्यू शुगर केन प्लस आपका व्हीट, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.36 प्लस 0.27। आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया है तो क्या होगा, दोनों आ जाएगा ना, तो 0.36 प्लस 0.27, 0.36 प्लस 0.27, 0.63 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहां से जो हो जाएगा डिजाइन डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, तो डिजाइन डिस्चार्ज दैट इज इक्वल टू एवरेज डिस्चार्ज 0.63 डिवाइड, कैपेसिटी फैक्टर कुछ दी नहीं हुई है, टाइम फैक्टर दिया हुआ है 0.9, तो ये देखो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.7, हाँ 0.7, हाँ 0.7 जो आ गया आपका 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पे है कि एक कैनाल इज टू बी डिजाइन टू सूट द फॉलोइंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट। एक कैनाल को डिजाइन किया गया है, उस क्रॉप का व्हीट दिया हुआ है, राइस दिया हुआ है, शुगर केन दिया हुआ है, और एरिया जो है वो 5000 हेक्टेयर, 6000 हेक्टेयर, 4000 हेक्टेयर। उसी तरह पीरियड इसका दिया हुआ है, शोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम दिया हुआ है, राइस का भी और इसका, और इसकी ड्यूटी की वैल्यू अलग अलग दे दी है। तो बोल रहा है एस्टिमेट द डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल, एज्यूम कैनाल लॉसेस 20% एंड फील्ड लॉसेस टू बी 15%। तो सबसे पहले तो अलग अलग आप ड्यूटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो डिस्चार्ज निकाल लो, तो क्यू व्हीट का डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज क्यू डब्ल्यू से अगर मैं लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन या कुछ इस तरह दिया नहीं हुआ है, तो यही आपका जो है टोटल आपका कल्चरेबल एरिया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ व्हीट डिवाइडेड बाई ड्यूटी ऑफ व्हीट, तो ये कितना है, एरिया जो है आपका 5000 डिवाइडेड बाई 1800, 5000 आपका व्हीट का जो हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 1800, तो 1800 ये देखो कितना आ रहा है वैल्यू, 2.78, 2.78 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
उसी तरह अगर हम लोग राइस का निकाले तो राइस का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू राइस, आर फॉर राइस, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया जो है डिवाइडेड बाई ड्यूटी ऑफ राइस, एरिया जो है वो कितना है 6000 डिवाइडेड बाई 800, तो 6000 डिवाइडेड बाई 800, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 7.5 7.5, एग्जैक्टली 7.5 यस सर यस सर। मीटर क्यूब पर सेकेंड। और इसी तरह फिर हम लोग पेरेनियल क्रॉप मतलब कि जो शुगर केन है, शुगर केन वो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ शुगर केन डिवाइडेड बाई ड्यूटी ऑफ शुगर केन, तो एरिया कितना है दैट इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 4000 डिवाइडेड बाई 1000, सो इट इज 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा डिस्चार्ज जो हो जाएगा, आपका डिस्चार्ज का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा बोलिए, मैक्सिमम ऑफ क्या, तो आपका व्हीट प्लस शुगर, बोलो आपका व्हीट जो है वो क्या है, रबी क्रॉप है, और ये आपका खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ प्लस पेरेनियल, फिर रबी प्लस रबी प्लस पेरेनियल और खरीफ प्लस पेरेनियल, तो क्यू डब्ल्यू प्लस क्यू एस, और यहाँ पे फिर क्यू आर प्लस क्यू एस। देखो क्या आ रहा है मैक्सिमम, तो ये जो ऐड करिए तो 4 प्लस 2.78, तो मैक्सिमम ऑफ 4 प्लस 2.78 मतलब 6.78, और ये आ गया आपका 11.5, आपका आ गया 11.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो हमें कौन सा डिस्चार्ज ले लेना है, क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू जो हो गई मैक्सिमम वैल्यू क्या है 11.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, 11.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब जो आपका वैल्यू जो हो जाएगा जो हो गया वो कितना हो जाएगा, तो कैनाल लॉसेस भी दिया हुआ है और फील्ड लॉसेस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डिजाइन डिस्चार्ज जो हो जाएगा कैनाल का कितना हो जाएगा 11.5 डिवाइडेड बाई कैनाल लॉसेस जो है, मतलब यहाँ पे क्या है कैनाल लॉसेस 20%, मतलब उसकी इफिशियंसी कितनी हो गई 80%, या तो इस तरह लिख दो 1 माइनस 0.2 इंटू 1 माइनस आपका फील्ड लॉसेस कितना है, तो फील्ड लॉसेस जो है वो 15% है, तो फील्ड लॉसेस जो हो जाएगा वो कितना हो गया 0.15, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 11.5 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 0.85। टेल मी द वैल्यू, ये कितना आ गया कैनाल के लिए डिजाइन के लिए, ये वैल्यू 11.5 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 0.85, 16.91 15, और लोग भी चेक कर लीजिए 15.91 16.91 सर 50 16.91 159.91 ना 16.91 16.91 सॉरी 16.91, ये 16.91 यस सर। मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो यही हमारा डिजाइन डिस्चार्ज हो गया। तो ये तो भाई मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिया है, और भी क्वेश्चन आप लेके आज जाओ, और पूरा का पूरा हमने ड्यूटी डेल्टा पे जो भी किसी तरह का भी आएगा, अगर यहीं पे आपको बोला जाता कि क्या है कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या है कैनाल की, कभी कभी पूछता है स्टोरेज कैपेसिटी, तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया है और यहाँ से डेल्टा निकाल लो, डेल्टा आप निकालो, अगर यहाँ पे बेस पीरियड दिया हुआ है तो ड्यूटी मालूम है, तो वहां से हम लोग क्या निकाल देंगे डेल्टा निकाल देंगे, और एरिया इंटू डेल्टा वही हमारा हेक्टेयर मीटर में जो आएगा वो स्टोरेज कैपेसिटी होगा कैनाल का, तो वो भी आता है कभी कभी, तो उसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। यहां तक किसी को डाउट? चलो थैंक यू।